प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपना पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे, जिसमें हम व्याख्या और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 6 तक, जो दादी माँ का लेसन था, पेज नंबर 6 तक पढ़ा दिया है। आज हम उससे आगे की व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर दोनों समझाए जाएंगे आपको। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी कहानी दादी माँ पढ़ते हैं। पेज नंबर 6 तक मैंने अपने पहले वाली वीडियो में आपको ये कहानी समझाई थी। आशा करते हो कि तुमने ये कहानी पढ़ी होगी और कुछ तुम्हें समझ में भी आई होगी कि ये कहानी किसके बारे में है। ये कहानी हमने बताई थी कि कौन कह रहा है, ये लेखक बता रहा है अपनी दादी माँ की बातें और अपने गाँव की बातें बता रहा है कि वो बचपन में क्या क्या किया करता था। तो हमने रामी की चाची उससे जो कर्ज मांगने आई थी, उससे आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। आगे क्या था? दूंगी मालकिन, जो रामी की चाची वो क्या कह रही थी उसकी दादी माँ को कि मालकिन मैं दे दूंगी। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा। जो रामी की चाची थी वो उस लेखक की दादी माँ से क्या कह रही थी, रोती हुई दादी माँ से क्या कह रही थी कि अपने आंचल का मतलब क्या है, जो भी उसने मतलब साड़ी पहन रखी थी या कोई सूट पहन रखा था, तो चुन्नी वगैरह जो होती है उसको सामने फैलाकर क्या कहती थी दादी माँ के पैरों में झुककर कि मेरी बिटिया की शादी है, यदि आप ही मेरे ऊपर दया नहीं करोगी तो मेरी उस बेटी का उद्धार कैसे होगा। निस्तार का मतलब क्या था? उद्धार। आगे क्या है? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जब रामी की चाची उसके पैरों में झुक रही थी तो दादी माँ क्या बोली? दूर हट, अभी तो मैं नहा के आई हूँ। और दादी माँ यह कहकर थोड़ी सी पीछे हट गई, मतलब थोड़ी सी पीछे की ओर हो गई। उसके बाद जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल चला है समझाने। तो जाने दो दादी, तो ये सारी बातें कौन सुन रहा था? लेखक सुन रहा था। तो उसने अपनी दादी माँ से क्या कहा कि जाने भी दो दादी। वो क्या कह रहा था अपनी दादी को? जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, कभी भी दे देगी, कि आप इसको पैसे दे दो। और वो फिर उसकी दादी माँ लेखक को क्या बोलेगी? चल तू तो छोटा बच्चा है, चल मुझे चला है समझाने। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। जो लेखक था वो ऐसा कह के कहाँ चला गया? आंगन में चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। तो लेखक क्या कहता है, इस बात को कई दिन हो गए थे तो मैं इस बात को बिल्कुल भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो एक दिन रास्ते में लेखक ने क्या देखा कि रामी की चाची उनको मिली। वह दादी माँ को क्या कहती थी कि पूतो फलो दादो नहाओ का उसे आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो मैंने बताया था ना कि वो जो रामी की चाची दादी माँ से क्या मांग रही थी? पैसे मांग रही थी। तो लेखक ने जब कहा कि दादी माँ इसको दे दो तो मना कर दिया था दादी माँ ने कि तू चल, मुझे क्या समझाता है। तो रास्ते में जब दादी माँ रामी की चाची लेखक को मिली तो वो बोला लेखक कि आज आप इतनी खुश क्यों हैं? तो रामी की चाची ने सारी बातें लेखक को बताई कि उस दिन तो दादी माँ ने मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो खुद ही मेरे घर पर आई और पिछला जितना भी कर्जा था वो भी मेरा माफ़ कर दिया और मुझे 10 रुपये भी दिए और कहा कि 5 या 10 रुपये के लिए मैं अपनी बिटिया की हंसाई नहीं होने दूंगी। और उसने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए और पिछला सारा कर्जा भी माफ़ कर दिया। कहने का मतलब कि दादी माँ ऊपर से ही मुझे डांट रही थी, उन्होंने ही मेरी मदद की है। आगे, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। तो वो रामी की चाची लेखक से कह रहे कि बड़े लोग ऊपर से डांटने का दिखावा तो करती है, पैसे दिए तो थोड़ा बहुत तो डांटेंगे ही। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया और लेखक को मन ही मन इस बात पर हंसी आई और वो आगे चला गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं।
जो उसका भाई था किशन, उसकी शादी के दिनों की बात है। तो लेखक क्या कहता है, जो शादी से 4-5 दिन पहले क्या होता है, जो औरतें गीत नहीं गाती हैं, वो औरतें गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, और जिस दिन शादी होती थी लड़के की, उस दिन क्या होता था, घर में नाटक भी होता था। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई, ममेरा का मतलब क्या था, मामा का जो भाई है राघव, उसका क्या नाम है, राघव। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। तो बेटा जैसे आजकल की औरतें तो क्या होती है, जब शादी होती है बारात में जाती है, लेकिन पहले वाली औरतें क्या थी, आदमी सारे बारात में जाते थे, लेकिन औरतें बारात में नहीं जाती थी। वो घर में क्या करती थी, घर में दिन में जब शादी होती थी, तो जब तक बहू नहीं आती थी घर में, क्या करती थी, अपना टाइम पास करने के लिए वो नाटक करती थी। और वो सारा नाटक किस 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 टाइप का होता था, बेटे की शादी से लेकर उसके पुत्रोत्पत्ति, मतलब जब तक उसको बेटा नहीं होता था, वो उनका थीम होता था, उस के ऊपर वो नाटक करती थी। और ये सारा का सारा नाटक कौन करती थी, जितनी भी औरतें होती थी गांव में, वो सारी की सारी औरतें ये सारे पात्र निभाती थी। ठीक है। उसके बाद दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो इसमें क्या कहा गया बेटा, पहले उसमें सारी औरतें होती थी, लेकिन जो लेखक था वो भी शादी में नहीं गया था। तो वहां पर वो लेखक, उस दादी माँ ने वो लेखक क्या कर दिया, वहीं पास में ही सुला लिया। सारी औरतें कहने लगी कि इस लड़के को यहाँ पर क्यों सुलाया है। तो दादी माँ ने उनको क्या कहा, गुस्सा करते हुए, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। कि ये तो छोटा सा बच्चा है, बच्चे और भगवान में कोई अंतर थोड़ी ना होता है। कहते हैं ना कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो दादी माँ ने उन सब औरतों को डांटते हुए ये कहा। आगे क्या है, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। लेखक क्या कहता है कि जो मेरे मामा का लड़का था वो वहीं पर सोया हुआ था, और दादी माँ ने मुझे भी पास में ही सुला दिया। सब औरतें तो पहले ही कहती कि इस लड़के को यहाँ पर क्यों सुला दिया है। तो लेखक कह रहा है कि मुझे भी बहुत जोर की हंसी आ रही है, और वो कह रहा है कि मैं अपनी हंसी को रोकना चाह रहा था ताकि मेरा भेद न खुल जाए। लेकिन जो भाभी थी, उसकी, भाभी का मतलब क्या है, औरतें थी, उनके बीच में कोई भाभी होगी, उसकी बात पर उसको हंसी आ गई और वो जोर से हंस पड़ा और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ हो गया मतलब क्या होगा, उसका सारा भेद खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। जब वो हंसा तो वहां पर देबू की माँ थी, उसने वो चादर उठाकर देखी। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। तो देबू की माँ कहती कि यहाँ पर कौन सोया हुआ है, शायद उसे भूख लगी है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। तो वो उसको चिढ़ाने के लिए बोला कि मैं कल वाला ही बच्चा हूँ, और वो दादी माँ के पास चला गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। वो कहता है कि जैसे हम कोई गलती कर देते हैं ना, तो दादी बड़े बूढ़ों के पास जाते हैं, वैसे ही, और हमारी दादी नहीं बचा लेती जैसे हमें, वैसे ही वो लेखक भी कहाँ चला गया, यह बात कहती है अपनी दादी माँ के पास खड़ा हो गया। वो कह रहा है कि जैसे दादी माँ के पास मुझे अभयदान, जैसे जीवन दान मिल गया हो। स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। वो कहते स्नेह और ममता की मूर्ति, मतलब वो उस दादी माँ क्या थी, बहुत प्यार और दया की मूर्ति के समान थी। तो उसको दादी माँ की हर एक बात आज याद आ रही थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। वो कहते कि जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आने पर जीवन कैसा हो जाता है, दादी माँ इस बारे में खूब जानती थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतें देखी थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें श्रम जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। कहने का मतलब क्या है कि दादा ने उन्हें धोखा दिया। धोखा देने का मतलब क्या है कि वो इस संसार को पहले ही छोड़कर चले गए, मतलब वो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस बात पर यह बात कही गई है। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और डामाडोल
कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। तो वो कहता है कि जब मेरे दादाजी की मृत्यु हुई तो उनके श्राद्ध पर, मरने के बाद जो करते हैं ना क्रम, दान कर्म वगैरह, तो दादी माँ ने कहा कि मेरे शुभचिंतक मित्रों के कहने पर पिताजी ने क्या किया, बहुत सारा खर्चा कर दिया। लेकिन दादी माँ क्या कर रही थी, मना कर रही थी कि इतना खर्चा मत करो। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। तो वो क्या कर रही, एक दिन दादी माँ क्या कहाँ बैठी थी, संदूक के पास दिया जलाकर आराम से शांत होकर बैठी थी। तब लेखक ने दादी माँ से पूछा, क्या पूछा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी माँ क्या बोली, क्या है और तू यहाँ पर क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं? तो वो बोला, दादी माँ मैं क्या आपसे एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो लेखक ने उनकी आंखों की ओर देखा, दादी माँ की आंखों में देखा। क्या है पूछ, तुम रोती थी, क्या है पूछ, तुम रोती थी? तो क्या बोला लेखक से, दादी माँ क्या तुम रो रही थी? दादी माँ मुस्कुराई और उसकी बात पर दादी क्या करने लगी, मुस्कुराने लगी। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न, चल चल। तो दादी माँ क्या बोली उसकी बात को टालने के लिए, तो क्या तूने अभी तक खाना भी नहीं खाया है? धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। तो लेखक ने कहा, माँ, दादी माँ अभी धोती तो बदल लो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। तो दादी माँ क्या बोली कि मुझे ना ही तो सर्दी लगती और ना ही गर्मी लगती, और उस लेखक को खींचती हुई कहाँ ले गई, रसोई में। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। तो एक दिन लेखक ने क्या देखा कि उसके पिताजी कुछ उदास से बैठे हैं और कुछ ये बातें करें कि कोई रुपया देता नहीं है, पिछले भी अभी बाकी है, इस प्रकार की कुछ बातें कर रहे थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। तो लेखक के जो दादी थी उसने उसके पिताजी के माथा सहलाते हुए क्या कहा कि अभी तू क्यों चिंता करता है, मैं हूँ ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। तो दादी माँ ने कहा, संदूक में से कोई चीज निकाल कर दी। क्या निकाल कर दी? वो उसने सोने की कोई चमकती हुई चीज निकाल कर दी और क्या कहा कि ये तेरे दादा ने मुझे दी थी। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, पुराने लोग सब आगा पीछा सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ रट देवी सी लगी। वो कहती है कि पहले के ज़माने के लोग क्या करते, जब भी कोई मुश्किल परिस्थितियाँ आती थी क्या करते थे, कुछ चीज़ें होती थी जो संभाल कर रखते ताकि मुश्किल के दिनों में काम आए। वो उसने क्या दी थी निकाल कर, वो सोने की चमकती चीज़ें अपने कड़े निकाल कर दिए थे। धुंधली छाया विलीन हो गई। ये सारी चीज़ें लेखक सोच रहा था और उसकी आंखों से वो धुंधली सी छाया विलीन हो गई। विलीन का मतलब एकदम से गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। लेखक को ये सोचते सोचते क्या हो गया था, सुबह हो गई थी। ठीक है, किस हाथ अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। लेखक के हाथ में अभी किशन भैया का पत्र था, वो काँप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो लेखक एक पत्र लिया हुआ था और उसको देखकर ये सारी बातें सोच रहा था। तो उसे जो पत्र में क्या लिखा हुआ था कि दादी माँ अब नहीं रही, मतलब दादी माँ की भी मौत हो गई। लेखक ये सोच रहा है कि ये क्या सचमुच में हो गया, क्या सचमुच में अब दादी माँ नहीं रही? तो ये लेखक ने तो ये लेसन था बेटा दादी माँ के बारे में। एक बार आप इसे खुद पढ़ोगे ना तो ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर और करते हैं। कौन कौन से इसके प्रश्न? सबसे पहला प्रश्न क्या है, कहानी। जिस बच्चे ने कहानी पढ़ी होगी अच्छे से उसे प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कौन से हैं बेटा प्रश्न उत्तर? सबसे पहले जो कहानी से प्रश्न उत्तर है वो मैंने नोटबुक में लिखे हैं, तो मैं उनको समझा देती हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा है, सब
सबसे पहले तो जो बेटा दादी माँ जो लेसन है उसमें जो मैंने कहानी पढ़ाई का, जैसे कविता लिखते हैं हम व्याख्या करते हैं ना, वैसे ही पाठों की भी व्याख्या और प्रसंग होता है, उसको भी कैसे लिखते हैं, सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं और फिर व्याख्या, ये आपको लिखनी है, ठीक है ना। जिस किसी भी पैराग्राफ लिखने का मैंने तरीका बता रखा कि गद्य में प्रसंग व व्याख्या कैसे लिखते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं हम, चलो ठीक है ना। पाठ 2 दादी माँ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले जो प्रश्न था क्या था, सबसे पहला प्रश्न क्या था, सबसे पहला प्रश्न था बेटा, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। इस कहानी में लेखक को बहुत सारी बातों की याद आती है ना, वही बताया गया है। क्या क्या बातें याद आती है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन के अपने मित्रों की याद आती है जो उसका मजाक उड़ाते थे। लेखक को अपने गांव के बरसात के दिनों की याद आती है जब वो नदी में नहाया करता था, है ना। किशन भैया की शादी की याद आती है। और क्या याद आता है, दादी माँ के उत्साह की भी याद आती है जब किशन भैया की शादी में उसे बहुत मजा आया था, ठीक है। उसके बाद बुखार होने पर दादी माँ की देखभाल की भी याद आती है। जब लेखक को बुखार हो जाता तो दादी माँ कैसे उसकी देखभाल करती है, सारी बातें उसे याद आती है और उसे दादी माँ के स्नेह की और गांव की बहुत याद आती है। इस पाठ में बहुत सारी बातें, लेकिन हमने कुछ मुख्य बातों को बताया है, ठीक है ना। उसके बाद है दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की जो आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई, मतलब उसके घर वो गरीब क्यों हो गया, मतलब उनके घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई, इसमें बताया गया है। दादाजी की मौत के बाद घर में आने वाले लोगों की कमी नहीं थी, मतलब मौत के बाद बहुत से लोग मिलने के लिए उनसे आते थे। उसके बाद क्या, उनमें से अधिकतर लोग उनका भला नहीं चाहते थे। उन्होंने पिताजी को बेकार के रीति रिवाजों में फंसाकर बहुत धन खर्च करवा दिया। तुम्हें पता है ना, कई लोग क्या होते हैं, बाहर से तो अच्छे बनते और अंदर से उनके उनमें बहुत मतलब बुरा चाहते हैं वो। तो ऐसे ही लेखक के पिताजी के जो दोस्त थे उन्होंने लेखक के पिताजी को बातों में फंसाकर उनका बहुत सारा धन बेकार के रीति रिवाजों में खर्च करवा दिया। दादी माँ के मना करने पर, दादी माँ ने मना किया था कि ऐसा कर्ज लेकर ऐसा खर्चा मत करो, लेकिन लेखक के पिताजी ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो दादी माँ के मना करने पर पिताजी ने कर्ज लेकर दादा के श्राद्ध पर बहुत धन खर्च कर दिया। इसलिए दादाजी की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होगी। घर पे तो पैसे नहीं थे, उसने कर्जा लिया और कर्जा लेकर बहुत सारा खर्चा कर दिया। इस प्रकार उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। कि दादी माँ का पक्ष है जो स्वभाव का, सबसे अच्छा स्वभाव का पक्ष कौन सा लगा उन्हें। दादी माँ के स्वभाव में दूसरों के दुख दर्द में काम आने वाला पक्ष अच्छा लगता है। वो क्या कहते हैं कि जो दादी माँ का स्वभाव था ना, जब वो दूसरों की मदद करती थी, वो पक्ष हमें बहुत अच्छा लगता है। दादी माँ चाहे घर का दुख हो या बाहर का, सब में मजबूत दीवार की तरह खड़ी होकर सबकी सहायता करती थी। लेखक क्या कहता है कि चाहे घर में दुख हो या बाहर गांव में, वो सबकी सहायता करती थी। दादी माँ का स्वभाव नारियल के समान है। नारियल कैसा होता है, ऊपर से तो कठोर और अंदर से क्या होता है, वो नरम। उसी प्रकार दादी क्या करती है, बाहर से तो ऐसे दिखावा करती है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन वैसा नहीं था। यह रामी की चाची का पिछला कर्ज माफ कर उसके आगे भी मदद की घटना से पता चलता है। यह बात हम कब पता चलती है, जब वो रामी की चाची की मदद करते। पहले तो उसे डांटते और फिर उसका कर्जा भी माफ कर देती और उसे और रुपए भी दे देती है ना। पिताजी की मुसीबत के समय में दादी माँ और कौन कौन सी बातें थी, जब पिताजी को पैसों की जरूरत थी तो क्या क्या था, दादी माँ ने अपने कंगन भी उनको दे दिए थे। उनका यही स्वभाव हमें दूसरों के दुख में काम आने की प्रेरणा देता है कि हमें भी दूसरों के दुख में काम आना चाहिए जब उन्हें हमें जरूरत हो। आगे मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न लिखवाए हैं, ठीक है ना, वो मैं बता रही हूँ आपको कौन से। भारतीय देसी महीनों के नाम क्रम अनुसार लिखो। ये इसमें नहीं है, मैंने अपनी तरफ से लिखवाए हैं। इसमें आए हैं ना कई जगह पाठ में देसी महीने माघ सावन, तो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला महीना कौन सा होता है, पोह। फिर क्या होता है, माघ, फाल्गुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीर। ये आप अपने घर में बड़े बूढ़ों से पूछना, जो कहते हैं ना पो, माह, फागुन, चैत आ गया, ये सारे देसी महीने होते हैं। दादी माँ या बड़े लोगों से पूछेंगे वो आपको सारे बताएंगे। जैसे हम जनवरी फरवरी कहते हैं ना, ये सारे ऐसे देसी महीने होते हैं। तो इस कहानी को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है, दादी माँ के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। कहानी के अनुसार दादी माँ का जीवन सबके लिए क्या प्रेरणा का स्रोत है। मतलब कि दादी माँ की कहानी को पढ़कर हमें बहुत प्रेरणा मिलती। क्या प्रेरणा मिलती है उनकी कहानी से हमें,
क्या प्रेरणा की, हमें दुख में कभी भी घबराना नहीं चाहिए और उन रिवाजों को कभी नहीं मानना चाहिए जो तुम्हें कमजोर बनाए। जैसे लेखक के पिताजी ने क्या किया, दूसरों की बातों में आकर बहुत धन खर्च कर दिया था, जबकि उनके ब्योत भी नहीं था इतना, है ना। दूसरों से पैसा लिया उन्होंने उधार और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो दादी माँ क्या कहती है कि हमें कमजोर बनाए, ऊपर से दिखावा करने वाले शुभ चिंतकों से सावधान रहना चाहिए और ऐसे मित्रों से तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए जो ऊपर से सुख का दिखावा करते हैं और अंदर से क्या होते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं। हमेशा हमें ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों आज हमारा सेकंड लेसन भी कंप्लीट हो गया है। इसको फिर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन में ऐसे 2 वीडियो में समझा दिया, आपको प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। तो ये सारे प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ जीवन परिचय लेसन 2 के भी आप अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से कर लेना। तो रीडर के 2 लेसन कंप्लीट हो गए हमारे और ऐसे व्याकरण के भी 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम व्याकरण का पाठ करेंगे, तो ये काम अपना कंप्लीट कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।